नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। भारत में अफोर्डेबल हाउसिंग का बाजार 67 लाख करोड़ के करीब हो सकता है। अगले कुछ वर्षों में यानी 2030 तक 3 करोड़ 12 लाख सस्ते घरों की मांग बनती हुई दिख रही है। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि अफोर्डेबल हाउसिंग, जो कि मोदी सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना रही है, पहली बार घर खरीदने वालों और सस्ते घरों का निर्माण करने वाले दोनों को तमाम तरह के इंसेंटिव और छूट देती रही है। लेकिन फिर भी अफोर्डेबल हाउसिंग में एक विचित्र तस्वीर देखने को मिली है कि मांग बंपर है, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट लगातार घटते जा रहे हैं और घटती जा रही है इनकी बिक्री भी। तो किन फैक्टर्स की वजह से अफोर्डेबल हाउसिंग में ये जबरदस्त डिमांड दिख रही है? क्या चुनौतियां हैं? ओवरऑल देश में अफोर्डेबल हाउसिंग की क्या स्थिति है? इस पर नाइट फ्रैंक इंडिया ने एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं नाइट फ्रैंक इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुलाम जिया। गुलाम सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो ये बताइए कि रिपोर्ट की बारीकियां क्या हैं, अभी अफोर्डेबल हाउसिंग के बाजार की क्या स्थिति है और आगे किस तरह की डिमांड दिख रही है? जब हम रियल एस्टेट की तरफ देखते हैं, उम्मन जो दिखाई देता है रियल एस्टेट, वो सिर्फ शानदार लग्जरी बिल्डिंगें दिखाई देती हैं। लेकिन वो इमारतें जो सारे मुल्क के सारे मध्य और लोअर वर्ग वाले लोगों को केटर कर रहा है, वो उम्मन उस पर कोई जिक्र नहीं होता। आज इस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, उसमें हमने इसी सारे एंगल्स पर गौर किया है, इसी जावियों पर हमने नजर डाली है कि क्या कारण है। पहली चीज तो ये है कि अफोर्डेबल हाउसिंग का पिछले कुछ सालों में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के चलते एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस होता दिख रहा था, वो पिछले 2-3 साल में इसमें गिरावट आई है। उसकी क्या वजूहात है, उस पर हमने नजर डाली है। और उसके बाद हमने इस पर भी गौर किया है कि अगले चंद साल, क्योंकि ये बात बहुत ही ज्यादा आज महत्व रखती है और सारी दुनिया इस बात को मान रही है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग के लिए उभरता जा रहा है। जो किसी जमाने में चाइना +1 की बात चल रही थी, आज वो होती हुई दिख रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग के चलते और उसके अलावा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारे मुल्क की, जो इस समय 3.5 ट्रिलियन US डॉलर के आसपास, उसको बढ़ते हुए हम 7.5 या 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनकर उभरते हुए जब हम देख रहे हैं, तो उसका असर सारे इकोनॉमी के साथ साथ हाउसिंग पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। क्योंकि जैसे ग्रोथ होगी, अगर मैन्युफैक्चरिंग से अगर आपको जॉब मिल रही है, तो जाहिर सी बात है आप उन जगहों पर जाओगे जहां पर इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं और वहां पर फिर नए डिमांड हाउसिंग के क्रिएट होंगे। गुलाम सर, बिल्डर्स का फोकस एक बार फिर लग्जरी हाउसिंग में शिफ्ट हो गया है। बीते कुछ वर्षों में हमने देखा कि अफोर्डेबल हाउसिंग में नए लॉन्च और बिक्री दोनों घटे हैं। तो ऐसा क्यों है कि एक और सस्ते घरों की कमी है, दूसरी तरफ बंपर मांग है और तीसरी तरफ बिल्डरों की प्राथमिकता में सस्ते घर नहीं है? देखिए, पहली चीज तो ये समझना आवश्यक है कि डेवलपर्स सिर्फ प्रॉफिट के लिए डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, वो चैरिटी के लिए नहीं काम कर रहे हैं। उनके लिए एक बिजनेस है, उनके लिए कॉमर्स का एक साधन है, इसलिए वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब आप ये समझें कि अगर आपका फोकस, आपका सारा दारोमदार बिजनेस का प्रॉफिट पर बन रहा है, डेवलपर आज लग्जरी हाउसिंग की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि वहां पर उनके लिए आसानी से मकान बिक रहे हैं और वहां पर उनके प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है और रेवेन्यू, एक एक मकान इतनी बड़ी बड़ी कीमतों पर बिक रहा है और इस वजह से उनका ओवरऑल ग्रोथ, उनका बिजनेस मॉडल ऑटोमेटिकली लग्जरी हाउसिंग की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब इसमें जो चीज मार खा रही है, वो जाहिर सी बात है अफोर्डेबल हाउसिंग है। अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ एक दोहरी मार पड़ी है इस पर। अगर हम कोविड के दौरान में चले, पिछले थोड़ा पीछे प्रस्थान करें, जब कोविड के बाद सबसे ज्यादा मार जो पड़ी थी, वो लोएस्ट, जो सबसे निचला तबका है, निचले स्तर के लोग हैं, उन पर कोविड के कारण सबसे ज्यादा मार पड़ी थी। और उसके बाद जैसे जैसे उनकी आमदनी घटी, उसी के साथ साथ तकरीबन साथ ही साथ 2021-2022 के दौरान जो होम लोन के इंटरेस्ट की जो दरें हैं, वो बढ़ना शुरू हो गई। जो उस समय कोविड के समय शायद ये 6.25% पर होम लोन अवेलेबल था, आज ये 9.5 तक चला गया है। तो ये तकरीबन 50% इंक्रीज जो कुछ हुआ है, इसकी भी मार सबसे ज्यादा अफोर्डेबल तबके पर पड़ी है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो पहले वाली थी, वो अपने अंत को पहुंच चुकी थी और उसके बाद तकरीबन 1.5 साल तक जो नई प्रधानमंत्री आवास योजना बनी है, 2.0 हम जिसे कह रहे हैं, उसमें तकरीबन 1.5 साल का गैप आया। आज वो प्रधानमंत्री आवास योजना का 2.0 जो है वो तैयार है और उसके अंतर्गत SLCC के ही मानंद, जैसे होम लोन के दरों पर जो एक रियायत, एक कमी इंटरेस्ट रेट पर जो लोगों को होम लोन अवेलेबल कराया जा रहा था,
वो अब दोबारा शुरू हुआ है। तो इसके चलते वाइल आगे जाके ग्रोथ होगी, लेकिन जो बीच में का जो 1.5-2 साल का वक्त गुजरा है वो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलों वाला रहा है। गुलाम सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफोर्डेबल हाउसिंग जबरदस्त इसमें डिमांड देखने को मिल रही है, लेकिन चुनौतियां क्या देख रहे हैं आप इसके पूरा होने में? इसमें सबसे बड़ी चुनौती जो मुझे दिखाई दे रही है वो है जो सबसे निचली स्तर की जो हमारी आबादी है, जो हमारे लोग हैं, उनके लिए हाउसिंग लोन प्रोवाइड करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज अब भी बना हुआ है, बरकरार है। क्योंकि ये वो लोग हैं, जैसे आप मान ले कोई किसान हो या कोई अगर शहर की तरफ अगर हम चले तो यहाँ पर कोई सब्जी बेचने वाला हो या कोई इस्त्री करने वाला हो या कोई सिक्योरिटी गार्ड हो, इन लोगों के लिए खास तौर से एक रेगुलर इनकम का साधन ना होने के कारण उनके लिए होम लोन अपने आप में एक बड़ा मसला बन जाता है, चिंताजनक बात बन जाती है। सबसे नीचे वाली ईडब्ल्यूएस की जहां पर 1 करोड़ 10 लाख के आसपास के मकानों की जरूरत है अगले 6 सालों में, उसके बरखिलाफ जो एलआईजी वाले हैं वहां पर तकरीबन 70 लाख ही मकानों की जरूरत है। तो ये जो दो तबके हैं इनको मेन स्ट्रीम में लाना, और जो खास तौर से होम लोन एजेंसीज हैं, चाहे वो बड़े बड़े एचएफसीज हैं, होम फाइनेंस कंपनी है, इन सब के लिए एक स्कीम बनाकर कि वो ऐसे लोगों को जो जिनको होम लोन की जरूरत है लेकिन उनके पास कागजात मुकम्मल नहीं है, उन पर ज्यादा तवज्जो देके उनको होम लोन दिया जाए। बिल्कुल, अफोर्डेबल हाउसिंग में भारी संभावनाएं बनती दिख रही हैं। तमाम फैक्टर्स हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन डेवलपर्स लग्जरी के आगे इस सेगमेंट को कितनी प्राथमिकता देंगे, ये बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका गुलाम सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। भारत में रीट्स कमर्शियल रियल एस्टेट और निवेश के लिहाज से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश में 4 लिस्टेड रीट्स हैं जिनका एरिया कवरेज लगभग 122 मिलियन वर्ग फीट है। एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम लगभग 1,40,000 करोड़ का है। 2.5 लाख से अधिक यूनिट होल्डर्स हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक लिस्टिंग से अब तक करीब 18,000 करोड़ का डिविडेंड बांटा गया है रीट्स के जरिए। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में सभी लिस्टेड रीट्स ने 1371 करोड़ का डिविडेंड दिया है। जून 2024 तक रीट्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन 87,000 करोड़ से अधिक है। कुछ और रीट्स इन पाइपलाइन हैं जो आने वाले समय में हमें लिस्ट होती हुई दिखेंगी। रीट्स पर काफ़ी बात हुई, लोग अब इसे एक सुरक्षित निवेश की तरह से देख भी रहे हैं। जीसीसीज यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पर जिस तरह से फोकस बढ़ा है उसकी वजह से रीट्स का भविष्य और उज्जवल दिख रहा है। तो काफ़ी कुछ आंकड़े मैंने आपको शेयर किए हैं, लेकिन इसको और बारीकी से समझते हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर आलोक अग्रवाल, बोर्ड मेंबर ऑफ इंडियन रीट्स एसोसिएशन एंड सीईओ और एमडी हैं ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट के। तो सबसे पहले आलोक सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल ये होगा कि देश में रीट्स के बाजार की मौजूदा स्थिति क्या है और फ्यूचर में इसे कैसे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? इंडिया में रीट्स की ग्रोथ काफी एक्सपेक्टेड है, और आज की डेट में जो आपने 122 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस एरिया बताया, अभी 275 मिलियन ऑफिस एरिया ऐसा है जो कि ग्रेड ए है। ग्रेड ए से मतलब टॉप क्वालिटी का है, इंस्टीट्यूशनल है और सस्टेनेबिलिटी में टॉप नॉच है, वो भी रीट में आ सकता है। तो ऑफिस में ही रीट 3x हो सकती हैं। रिटेल में अबाउट 70 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया है जो कि रीट में जा सकता है, तो वहां भी काफी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और फिर जब रीट्स मार्केट मैच्योर होगा तो हम उम्मीद करते हैं डेटा सेंटर्स, रेजिडेंशियल रीट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रीट्स भी एडवेंट होंगी, तो रीट्स का काफी ग्रोथ का स्कोप है। आलोक सर, हमने देखा कि रीट्स ने अब तक जो डिविडेंड दिया है वो बीएसई के रियल्टी इंडेक्स के मुकाबले 100% से भी अधिक है। 2.5 लाख से अधिक यूनिट होल्डर्स हैं। डेवलप कंट्रीज के मुकाबले इन आंकड़ों को, ग्रोथ को, इस रफ्तार को कैसे कंपेयर करेंगे? तो दीपक जी, मुझे लगता है कि रीट्स ऐसा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि जैसे जैसे लोगों को समझ में आएगा, ये तय है कि लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, इंस्टीट्यूशनल भी और रिटेल भी। तो रीट से एक्सपेक्टेड ये है, इसमें डेट की भी क्वालिटीज हैं और इक्विटी की क्वालिटीज हैं, और 10 से 12% से ज्यादा का रिटर्न पर एनम आएगा। सो एक ये रीट्स का एडवांटेज है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रियल एस्टेट कमर्शियल ऑफिस लेंगे तो आप ब्रोकरेज पे करेंगे, फिर आप उसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसका फिर आप बेचने जाएंगे तो फिर ब्रोकरेज पे करेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो उसमें आपकी काफी कॉस्ट निकल जाती है। रीट में वो सारी कॉस्ट आपको इनकर नहीं करनी पड़ती है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रीट बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो जाता है। स्मॉल अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कमर्शियल ऑफिस पे तो लेना है तो आपको बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जो रेगुलेटर हैं उन्होंने रीट्स को इस तरीके से किया है कि रीट्स में इन्वेस्टर्स के जो इंटरेस्ट हैं वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है। सो इस वजह से
रीट्स इंडिया में काफी मोमेंटम आएगा एंड इट विल कीप ग्रोइंग। देखिए किसी भी चीज को टाइम लगता है। तो आज रीट्स 5 साल में इंस्पाइट कोविड 4 रीट्स आ गई और मैं समझता हूँ हर साल एटलीस्ट एक या 2 रीट आती रहेंगी। और अब रेगुलेटर ने एसएमई रीट्स भी निकाल दिए हैं, तो वहां भी ग्रोथ आएगी। तो फ्यूचर इज लुकिंग वेरी गुड एंड वेरी ब्राइट। आलोक सर, एक और सवाल बनता है कि एसडीजी हो या फिर दूसरे कई कारण, ग्लोबल कंपनियां ग्रेड ए ऑफिस को ही प्राथमिकता दे रही हैं। इधर जीसीसीज की भूमिका भी बढ़ी है, तो रीट्स की ग्रोथ के लिए जीसीसीज की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? अच्छा सवाल है ये। एक तो एडवांटेज इंडिया के संग है कि आउटसोर्सिंग में इंडिया नंबर 1 है, लीडर है। और नंबर 2 बहुत पीछे है। इंडिया का जो मार्केट शेयर है आउटसोर्सिंग में वो 51% है। और जो नंबर 2 है, नंबर 3 है, वो बहुत पीछे है वो देश। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। एक तो ये इसमें एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये है कि 5 साल पहले, 10 साल पहले ये कंपनीज इंडिया में इसलिए आ रही थी क्योंकि इंडिया में कॉस्ट एडवांटेज था। इसलिए जीसीसी इंडिया में आ रही हैं। दे आर टेकिंग मोर एंड मोर स्पेस एंड द क्वालिटी ऑफ दिस स्पेस दे टेक इज ऑलवेज ग्रेड ए, टॉप नॉच स्पेस। और रीट्स में भी जो स्पेस है दैट इज ऑल्सो टॉप नॉच, ग्रेड ए, सस्टेनेबल स्पेस है, कैंपसेस हैं, वेल लोकेटेड हैं। GCCs ये स्पेस ले रही हैं एंड दिस इज बीइंग प्रोवाइडेड लार्जली बाय REITs। टुडे मोस्ट ऑफ द REITs हैव अबाउट 35 to 50% occupancy by GCCs. GCCs are playing a very important role right now in the growth of REITs and they will continue to do so for next, I would say, at least 8-10 साल तो करती रहेंगी। सर, एक और अहम सवाल बनता है कि भले ही शानदार आंकड़े हम देख रहे हैं रीट्स में, लेकिन अभी भी निवेशकों के लिए एक नया वर्टिकल है, अभी भी जानकारी का अभाव है। और क्या चुनौतियां देख रहे हैं आप रीट्स की ग्रोथ में? रीट में थोड़ा सा ये है कि ये इक्विटी है या डेट है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन में नहीं है, आई मीन लोग सोचते हैं कि क्या है, इक्विटी या डेट है। बट आई थिंक जैसे जैसे लोग इसको लेंगे, जैसे जैसे लोग इसको समझेंगे, लोगों को इसमें इसकी एडवांटेजेस मालूम होगी तो ग्रोथ होगी। और एक है कि अभी कुछ रीट्स क्लासिफाई नहीं हो पा रहे हैं एज अ इक्विटी या एज अ डेट। तो जो पैसिव फ्लोज हैं, अगर इनका एक इंडेक्स हो, तो जो इंडेक्स में पैसिव फ्लोज होते हैं कि भाई इंडेक्स की चीज है, उसमें कुछ परसेंट जाना ही है, वो अभी नहीं है। बट आई थिंक धीरे धीरे वो सब भी चीजें सॉर्ट आउट होंगी। चीजें टाइम लगता है किसी भी एसेट क्लास को ग्रो करने में। आलोक सर, बात जब अवेयरनेस की हो रही है तो मैं एक डेटा देख रहा था कि देश में 60% कमर्शियल प्रॉपर्टी रीट्स के लिए परफेक्ट है, लेकिन अभी रीट्स का पोर्टफोलियो काफी कम है। क्या डेवलपर्स में भी रीट्स को लेकर अवेयरनेस की कमी है? देखिए हमने ना क्या देखा है दीपक जी कि जब किसी भी कंट्री में, और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, कि चीजें एकदम नहीं हो जाती हैं। हम चाहें कि भाई रीट्स की सब अप्रूवल्स मिल गए, अब 5 साल में 50 रीट्स लिस्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। एंड धीरे धीरे ग्रो होगा। धीरे धीरे क्या मतलब, अच्छी स्पीड से ग्रो होगा। अवेयरनेस है, पर इसको और बढ़ाना है हमें। इन्वेस्टर्स में भी बढ़ाना है, डेवलपर्स को तो मालूम है सबको, वहां कोई इशू नहीं है। इन्वेस्टर्स में हमें इसको बढ़ाना है। बिल्कुल, रीट्स में भी भरपूर संभावनाएं हैं। जिस तरह से ग्लोबल कंपनियां ग्रेड ए ऑफिस को प्राथमिकता दे रही हैं, जिस तरह से ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पर फोकस बढ़ रहा है, जाहिर तौर पर आने वाले समय में रीट्स का एरिया कवरेज बढ़ते हुए हम देखेंगे। हाँ, आम निवेशकों में इसको लेकर अवेयरनेस की कमी जरूर है, लेकिन एक्सपर्ट्स बुलिश हैं। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे टीयर 2 शहरों में घरों की कीमतों ने जबरदस्त बढ़ोतरी की है। करेंगे टीयर 2 शहरों पर चर्चा छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। और अब बात करते हैं टीयर 2 शहरों की। देश में बीते एक साल में घरों की कीमतों के मामले में छोटे शहरों ने मेट्रो सिटीज को काफी पीछे छोड़ दिया है। टॉप 30 शहरों में घरों की कीमतें बीते एक साल में 65% तक बढ़ी हैं। हालांकि कुछ ऐसे शहर भी हैं जहां घरों की कीमतें गिरती हुई भी दिखी हैं। तो क्या फैक्टर्स रहे हैं जिन्होंने इन टीयर 2 शहरों में घरों की कीमतों को प्रभावित किया है? प्रॉप इक्विटी की रिपोर्ट है जो इन शहरों के रियल एस्टेट मार्केट पर नजर रखती है। रिपोर्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं समीर जसूजा, आप सीईओ और फाउंडर हैं प्रॉप इक्विटी के, और रवि सिन्हा हैं जो कि सीईओ हैं ट्रैक टू रियल्टी के। तो रवि जी और समीर जी, आपका बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। सबसे पहले समीर जी आपके पास ही आएंगे। घरों की कीमत के मामले में छोटे शहरों ने मेट्रो शहरों को पीछे छोड़ दिया है।
65% की ग्रोथ आश्चर्यजनक है। और क्या इंसाइट्स हैं आपके रिपोर्ट के और मेथोडोलॉजी क्या रही है? तो देखिए, जो पहले तो मेथोडोलॉजी पे आते हैं कि मेथोडोलॉजी जो है वो ये है कि जो लॉन्चेस होती हैं नए प्रोजेक्ट्स की, उनकी प्राइसेस काफी ट्रांसपेरेंट होती हैं। अगर आप उनको कंपेयर करें, जैसे कि पिछले साल में एक क्वार्टर में कितनी लॉन्चेस हुई थी और किस प्राइस पे हुई थी, उसकी वेटेड एवरेज प्राइस ली जाती है और उसको इस साल की लॉन्चेस से कंपेयर किया जाता है on the weighted average price. So it is a very accurate way. ये तो बात हुई मेथोडोलॉजी की, लेकिन रीजन क्या रहे हैं सर, वो भी बताइए। अब रीजंस पे आते हैं। रीजंस काफी महत्वपूर्ण रीजंस हैं। देखिए, हम ना रियल एस्टेट को कोविड के बाद से देख रहे हैं, और कोविड के बाद से अगर आप देखते हैं, जो कि पिछले 4 सालों से है, तो टीयर 1 सिटीज और टीयर 2 सिटीज में काफी अप्रिसिएशन आई है। कई सिटीज में 4 गुना प्राइसेस हो गई हैं और कई सिटीज में 2 गुना हो गई हैं। और टीयर 2 सिटीज थोड़ा कैचअप गेम खेल रहे हैं। पोस्ट कोविड real estate industry has done exceedingly well, and that is because of multiple reasons. One is the catch up of 15 years, 15 साल का जो catch up है वो हुआ है पिछले 4 सालों में। सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई है। और तीसरा कारण ये है कि डिमांड जेन्युइनली वापस मार्केट में आए हैं, इन्वेस्टर्स का रुझान आया है मार्केट में, कॉन्फिडेंस आया है, और स्टॉक मार्केट ने भी बहुत अच्छा किया, और स्टॉक मार्केट से भी लोगों ने पैसे निकाल के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। रवि जी, जिस तरह से टीयर 2 शहरों में प्राइस ग्रोथ दिख रही है, ऐसे में तो लग रहा है कि अपने सारे इन्वेस्टमेंट तोड़ के जयपुर में ही प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं इस ग्रोथ को? देखिए, टीयर 2 सिटीज के सेलेक्ट पॉकेट में ये ग्रोथ है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि अक्रॉस द सिटी ये ग्रोथ है, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप अयोध्या चले जाएं। अयोध्या में ये राम मंदिर का जो इन्फ्लुएंस एरिया है, वहां पे प्राइसेस 200% भी एप्रिसिएट हुए हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि अक्रॉस द सिटीज वो प्राइस एप्रिसिएशन मिल रहा है। कई शहरों में डीग्रोथ की भी कहानी है। अब सवाल उठता है, आप कौन से पॉकेट को बेंचमार्क बना रहे हैं? इंडिया जैसे लार्ज कंट्री में, डाइवर्स कंट्री में, पूरे शहर का डाटा निकाल करके एवरेज निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। इसीलिए जब भी इंडिया में प्रॉपर्टी मार्केट की बात होती है, माइक्रो मार्केट स्पेसिफिक बात होती है। तो मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, कि मैं जयपुर में 65% देखकर चला गया हूं, अगर मैं किसी ऐसे लोकेशन में चला गया जहां की ग्रोथ 5% है, 7% है, मुझे लगता है थोड़ा सा मिसलीडिंग होगा। अगर आप हॉलिस्टिकली देखना चाहते हैं, तो हॉलिस्टिकली टीयर 2 की ग्रोथ स्टोरी की शुरुआत हो चुकी है, यह हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। समीर जी, आमतौर पर हम प्रॉपर्टी के भाव बढ़ते देखते हैं, लेकिन कम होना कम ही दिखता है। लेकिन भोपाल, मोहाली, सोनीपत और त्रिवेंद्रम जैसे शहरों में कीमतें गिरी हैं। क्या कारण है इसके? सर, इसके 2 कारण हैं प्राइमरली। पहला तो ये है कि जैसे रवि जी बोल रहे थे कि माइक्रो मार्केट वाइज कुछ जगह प्राइसेस बढ़ती है और कुछ जगह प्राइसेस उतनी नहीं बढ़ती हैं। तो उस टाइम फ्रेम पे जिस माइक्रो मार्केट में लॉन्च हुआ होगा प्रोजेक्ट, और आज के टाइम पे जो माइक्रो मार्केट में लॉन्च हुआ होगा प्रोजेक्ट, वो शायद डिफरेंट माइक्रो मार्केट हो सकती है। बट ये मोस्ट ट्रांसपेरेंट वे है प्राइस को कैप्चर करने का। सेकेंडली, जो आप 65% बोल रहे हैं, वो एक ही सिटी में हुई है, बाकी सिटीज में बहुत कम प्राइस अप्रिसिएशन भी हुई है। बट ये भी देखना बहुत जरूरी है कि अगर आप पिछले 5 साल का ट्रेंड देखें, जो हमने इस रिपोर्ट में नहीं दिया है, तो कई सिटीज में ओवरऑल भी वेटेड एवरेज प्राइस दुगनी तो हुई ही है। रवि जी, आप क्या कहेंगे इस पर? आप हमेशा, यह सवाल कई एकेडमिक लेवल पर मुझसे पूछा गया है कि टीयर 2 सिटीज में यह ग्रोथ क्यों हो रहा है। आपको यह समझना पड़ेगा कि टीयर 1 सिटीज जो है, एवरेज वर्किंग क्लास के लिए अनअफोर्डेबल हो गया है, क्योंकि जो प्राइस ग्रोथ पिछले 4-5 सालों में हुआ है, आपका सैलरी ग्रोथ उस प्रोपोर्शन में नहीं हुआ है। दूसरी बात, ये बहुत सारे लोगों को वर्क फ्रॉम होम भी मिल गया है। तो अब लोग देख रहे हैं कि टीयर 2 सिटीज में भी रहकर काम करना फिजिबल है, वहां एप्रिसिएशन पोटेंशियल ज्यादा है, वहां आपको लोअर प्राइस बैंड पे घर मिल रहा है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, टीयर 2 सिटीज की ग्रोथ स्टोरी की ये बिगनिंग है, आगे चलकर यहां अच्छा ग्रोथ दिखेगा। बिल्कुल समीर जी, जैसे रवि जी ने कहा कि टीयर 2 शहरों में प्राइस ग्रोथ की शुरुआत हो चुकी है, इसी तरह हमने कुशमैन की एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें तेजी से बढ़ते अर्बनाइजेशन से टीयर 2 शहरों में ग्रोथ की बात की गई है। आपका डेटा उससे कितना मैच कर रहा है, पहली बात, और टीयर 2 शहरों के इस साइकिल का फ्यूचर क्या है?
बिल्कुल कर रहा है सर। एक तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम इंडिया के टॉप 100 डेवलपर्स के साथ काम करते हैं, 100 बैंक्स के साथ काम करते हैं, एनबीएफसी के साथ काम करते हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड्स के साथ काम करते हैं। और हमने बहुत रिसेंटली पिछले 1 साल से जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज को कोई पूछता भी नहीं था, वो अब हमसे उसकी रिक्वायरमेंट करना शुरू कर चुके हैं, उसके डेटा की, उसके एनालिसिस की। तो बहुत सारी इंक्वायरीज बढ़ गई हैं टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज की, बोथ फ्रॉम डेवलपर्स, बैंक्स एंड इन्वेस्टर्स। बट इसका सबसे बड़ा कारण सर ये है, विच इज अर्बनाइजेशन, जैसे आपने टच किया, और माइग्रेशन। सो अगर आप ये देखें कि आज की डेट में हमारी अर्बनाइजेशन टीयर 1 सिटीज की और कुछ टीयर 2 सिटीज की 30% पे है, वो आने वाले 10 सालों में इज प्रिडिक्टेड टू बी 50 से 60%। ओके। और अगर ये माइग्रेशन इतनी ज्यादा हुई और अर्बनाइजेशन इतनी ज्यादा हुई, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ऑलरेडी इतनी ज्यादा है और इतने घर नहीं बन रहे हैं, अगर आप टीयर 2 की सारी सिटीज को मिला लें और उन सिटीज में 30 सिटीज में 1.25 लाख घर बन रहे हैं, और उन्हीं सिटीज में अगर आप आने आने वाले 10 सालों में देखेंगे कितनी माइग्रेशन होगी, वो उससे 10 टाइम ज्यादा होने वाली है। बिल्कुल, यानी अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड नेटवर्क समेत कई कारण हैं जो टीयर 2 शहरों में घरों की कीमतों को बढ़ा रहे हैं। हालांकि कुछ शहर कीमतें उनमें कम होती हुई भी दिख रही हैं। हालांकि जो संकेत हैं उससे साफ है कि छोटे शहरों की ग्रोथ स्टोरी शुरू हो चुकी है। रवि जी, समीर जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही। आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें जरूर लिखिए। बने रहिए जी बिजनेस पर। छोटे से ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।